तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लोगों ने पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन पार्ट्स में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक तो मैंने बताया था डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, और होती है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये एक अलग ही किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल है जो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर अपनी जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी, यानी कि ये बाहर की फील्ड से बचने की कोशिश करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ऐसे ओरिएंट करेंगे ताकि इसके अंदर से फील्ड कम से कम गुजर सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग अगर मैग्नेट के पोल्स अगर रखे हुए हैं नजदीक नजदीक, ये मैग्नेट के पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके अंदर हम लोगों ने कोई चाइना डिश रखी है। चाइना डिश मतलब इसके अंदर एक कटोरी जैसी होती है जो सिरामिक की बनी होती है, जिसे चाइना डिश कहते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने कोई लिक्विड डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है। तो हम जानते हैं फील्ड जहां स्ट्रांग है, फील्ड यहां सेंटर में स्ट्रांग होगी क्योंकि दोनों पोल्स नजदीक नजदीक है। तो ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ चला जाएगा, यानी बीच में खाली हो जाएगा और किनारों पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बीच में एक तरीके से मतलब खाली हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्ट इतना फीबल है, इतना वीक है कि ऐसा कुछ देखने को रियल लाइफ में नहीं मिलता। बहुत मामूली सा इफेक्ट है जो हल्का सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, अपने आप को ऐसे मैग्नेटाइज करता है ताकि बाहर की फील्ड को अपोज कर सके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक की तरफ ये जाता है। ठीक है, और अगर हम दोनों मैग्नेट्स को थोड़ा दूर दूर रखें, खुला खुला रखें, और यहां पर हम लोग अपने इस डिश को रख देंगे, यहां अपनी इस चाइना डिश को रख देंगे ऐसे, जिसमें लिक्विड है। अब हम जानते हैं इसके अंदर जो फील्ड है वो अब किनारों पे स्ट्रांग है, सेंटर में वीक है। तो ये जो मटेरियल है ये किनारों से हट करके बीच में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में फील्ड वीक है, किनारों पे स्ट्रांग है, तो ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। और अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी सॉलिड फॉर्म में है, किसी रॉड के फॉर्म में है, और ये हमारे मैग्नेट्स हैं, इस तरीके से हमने मैग्नेट्स को ऐसे रखा हुआ है, ये हमारे बार फॉर्म में मैग्नेट्स हैं, ऐसे दो मैग्नेट्स हैं, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। और हम अपने डायामैग्नेटिक मटेरियल को इनके बीच में, अगर अपने डायामैग्नेटिक मटेरियल को इनके बीच में अगर लटका दें, तो हमारा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है अपने आप को, क्योंकि देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस तरफ वाली साइड में साउथ पोल है, तो अपने में से फील्ड कम से कम गुजरने देने के लिए हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा। ये हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, अपने में से फील्ड को गुजरने ना देने के लिए इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो सस्पेंशन होने के बाद जिस डायरेक्शन में अपने आप को ये ओरिएंट कर देगा, वो इस तरीके से होगी ताकि कम से कम फील्ड इसके अंदर से पास हो सके। क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और ये हमने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो नॉर्थ की तरफ हल्का सा, बिल्कुल वीक सा नॉर्थ पोल डेवलप होगा, और साउथ की तरफ हल्का सा वीक सा साउथ पोल डेवलप हो जाता है, ताकि बाहर की फील्ड जो होगी वो इसके अंदर से पास होने की हिम्मत नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन याद रखो, इट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं, दोज आर फीबली मैग्नेटाइज्ड। फीबली मतलब बहुत ही मामूली से, मैग्नेटाइज्ड in a direction
opposite to external magnetic field, ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं किस डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन विच अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और याद रखो ये बहुत फीबल इफेक्ट होता है, और फीबल होने की जो मतलब रिलेशन है, मतलब बहुत कमजोर होने का जो तरीका है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ससेप्टेबिलिटी के साथ। तो ससेप्टेबिलिटी अगर हम समझाएं कि ये इसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी है, मतलब अपने आप की बिहेवियर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि ससेप्टेबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव। ससेप्टेबिलिटी कैसी होती है, स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है। नेगेटिव मतलब अपने आप को मैग्नेटाइज करता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी ससेप्टेबिलिटी की बात मैंने बताई। और टेम्परेचर के साथ ससेप्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम लोग जब स्टडी करेंगे डायमैग्नेटिक की थ्योरी, थोड़ा सा भी मैं इसके बाद बताऊंगा कि जो डायमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन टेम्परेचर का उस पर असर नहीं पड़ता। इसलिए डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे कि डायमैग्नेटिक इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, क्या कारण है कि उनकी बिहेवियर इस तरीके से, क्या कारण है कि कुछ चीजें तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती हैं, मैग्नेट की तरफ भागती हैं, और कुछ चीजें बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती हैं। तो इसकी थ्योरी को समझने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो कॉज ऑफ डायमैग्नेटिक स्टडी करने के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉन थ्योरी of diamagnetic material। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों इस तरीके से होती हैं जैसी वो होती हैं। तो देखो, जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट किसी भी मटेरियल का होता है उसका आंसर इलेक्ट्रॉन के मोशन में छिपा होता है, चाहे वो डायमैग्नेटिक हो चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो। लेकिन डायमैग्नेटिक की खास तौर पर उसकी जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी खास बात ये होती है कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तब उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है। समझ गए? क्योंकि उनकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसी होती है, जीरो होती है। मतलब वो मैग्नेट नहीं होते इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट ना होने का कारण क्या है? क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? इलेक्ट्रॉन तो हैं। क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहे? हाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कैसे हुई? तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो तब हो सकती है कि जब उसके अंदर, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ना कह के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है तो उसी ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा। समझ गए? यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। एक का अगर करंट के हिसाब से सोचें कि एक का करंट अगर क्लॉकवाइज है तो उसका साउथ पोल तुम्हारी तरफ बनेगा, अगर तुम्हें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, और दूसरा अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो उसका साउथ पोल मेरी तरफ बनेगा। यानी एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा और एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, क्योंकि पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा उसका करंट क्लॉकवाइज होगा, और जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ? क्योंकि ये ऐसे मटेरियल्स में पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसी वजह से जीरो होती है। लेकिन जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा देती है
और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाती है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट या दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रोटेशन को कम कर देती है और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाती है। फिर एक की मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गई और दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट घट गई, जो पहले इक्वल थी एक की बढ़ गई एक की घट गई, तो दोनों बीच में डिफरेंस, इतना सारा डिफरेंस बन गया ना। तो इतना सारा डिफरेंस बन गया यानी अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गई, समझ गए। इसीलिए ऐसे मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनकी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए तो इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो जाती है, और वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट। ठीक है, समझते हैं तो कैसे होता है ऐसे। तो इसको समझने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे, हमारे पास बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा घूम रहा है इस तरीके से, दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो करंट किस तरफ होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई ना, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई। इसकी वेलोसिटी है इस तरफ, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो करंट कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका साउथ पोल अंदर की तरफ होगा। इसको मैं ऐसे बना देते हैं ताकि और थोड़ा सा बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो करंट हमारा इस तरीके से मूव करेगा, करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो करंट हमारा इस तरीके से मूव करेगा, और ऊपर साउथ पोल बनेगा, नीचे नॉर्थ पोल बनेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हुई नीचे की तरफ। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बनाएं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा होगा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और करंट होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर करंट इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमें ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। तो देख रहे हो दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो रही है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझिए बात। लेकिन जब आप एक बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों मटेरियल तो एक ही है ना, मटेरियल को हमने मैग्नेटिक के अंदर रखा और ये एटम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और इसकी वजह से देखो क्या होने वाला है, इसकी वजह से अगर हम अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है नीचे और हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, तो करंट जा रहा है अंदर, हमें करंट की बात करनी है ना, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट हमारा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ऐसे करंट हमारा अंदर, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जो इसकी स्पीड मतलब इसकी रेडियस को बढ़ा देगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा। स्पीड को डिक्रीज कर देगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम करंट जानते हैं, करंट का चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाएगी, और अब मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी सी घट करके बन गई m माइनस डेल्टा m, क्योंकि बाहरी तरफ फोर्स लगा, उसने इसकी रेडियस को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया, तो करंट डिक्रीज कर गया। करंट डिक्रीज करने से मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं करंट इनटू एरिया होता है, तो करंट के डिक्रीज करने से मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गई, ठीक है। अब दूसरे की केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। इसमें फिर से वही फॉर्मूला FBI, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हमारी नीचे की तरफ है ऐसे, करंट हमारा बाहर की तरफ है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो फोर्स लगा अंदर की तरफ, यहाँ लिख भी देते हैं, फोर्स लगा इसमें अंदर की तरफ, यानी ये फोर्स हमारे ऑर्बिट को छोटा करेगा,
फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, और करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हम जानते हैं करंट इनटू एरिया होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगी, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट m थी अब वो बन गई प्लस डेल्टा m। तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट हुई m माइनस डेल्टा m, दूसरे की हुई m प्लस डेल्टा m। जैसे मैंने बताया था, एक की बढ़ गई, पहले दोनों इक्वल थी, एक की बढ़ गई एक की घट गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस, इतना डिफरेंस बन गया, समझ गए? इतना डिफरेंस जो बन गया है, उस डिफरेंस की वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गई। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट देखो किस तरह होगी, अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, पहले तो m माइनस m था ना, लेकिन अब हम देखें m प्लस डेल्टा m माइनस m माइनस डेल्टा m, तो हमें मिलेगा 2 डेल्टा m। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना चेंज आया, 2 डेल्टा m। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ डेवलप हुई है, कुछ ज्यादा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट 2 डेल्टा m बन गई है, और किस तरफ होगी डायरेक्शन इसकी, इसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी जो बड़ा है। बड़ा कौन है, ये। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, समझ लो, इस तरफ होगी, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, अब जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुई किस तरफ हुई, उस तरफ हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियल इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, ऐसे मैग्नेटाइज होंगे ताकि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करें। तो ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हुई बात? तो ये हुई इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरीके से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो उसे कहते हैं लेंजेविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेंजेविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, लेंजेविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक कर लिया ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। उनकी जो मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये लेंजेविन थ्योरी समझेंगे। लेंजेविन थ्योरी क्या है, फिर से वही मैं बात रिपीट करूंगा कि जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन में छुपा होता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है जैसे कोई करंट फ्लो कर रहा हो, और जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके पोल्स बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो पोल्स भी बनेंगे, और पोल्स बनेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बनेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो एल्यूमिनियम का एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्या कभी आपने देखा एल्यूमिनियम की चीज मैग्नेट के नजदीक आते हुए? नहीं ना। लेकिन एल्यूमिनियम हल्का सा मैग्नेटाइज होता है, लेकिन ये इफेक्ट बहुत ही वीक है, इसको हम फील नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली हम बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही इनको मेजर कर सकते हैं, देख पा सकते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की जीरो हो, तो जितने भी एटम्स होंगे ना, उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ये एक एटम है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है, दूसरा मैग्नेट है, दूसरा एटम है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे होगी, कोई और होगा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ होगी, किसी की इस तरफ होगी, किसी की इस तरफ होगी, किसी की इसी तरीके से ऐसे होगी। यानी सारों की मैग्नेटिक मूवमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, इसकी कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। हर एटम एक छोटा मैग्नेट जरूर है, क्योंकि हर एक में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। डायमैग्नेटिक में क्या हुआ था? डायमैग्नेटिक में
मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी उनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थी। हर एटम की मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थी। यहां पर हर एटम की मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन पूरा मटेरियल फिर भी मैग्नेटिक नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन जब ऐसे मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी कि जब हमारी फील्ड जीरो नहीं होगी, बाहर से फील्ड लगाई जाएगी, तो ये सभी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इस तरीके से सभी की डायरेक्शन एक डायरेक्शन हो जाएगी लगभग, लेकिन फिर भी ये इफेक्ट काफी वीक होता है। ठीक है, तो सभी की मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई, और खासकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाते हैं। समझ गए? इसे कहते हैं लेंजेविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर है? लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की खास बात यह है कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, मतलब मैग्नेट बनने की जो एबिलिटी है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ इसका? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, यानी इनकी जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक मोमेंट की, वो ये नहीं रहेगी। मतलब जैसे एक डायरेक्शन में लाइन हो गए थे यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये हल्की फुल्की वाइब्रेशन करने लगे। वाइब्रेशन करने की वजह से क्या होगा कि इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम होती चली जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी मैग्नेट इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की जो एबिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और हम कह सकते हैं कि ससेप्टिबिलिटी, अब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो लगाते ही हैं, C, इसे कहेंगे क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये क्यूरीज लॉ है हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। सिंपल सा लॉ कि जो ससेप्टिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। क्लियर है? और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो नॉर्मली मैग्नेट्स होते हैं ना, जो कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जो हम पढ़ेंगे, उनको ज्यादा टेम्परेचर पे रखने पर उनकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। तो टेम्परेचर मैग्नेटिज्म का दुश्मन है। टेम्परेचर बढ़ने से रैंडम मोशन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये वाइब्रेट करने लगे, मैग्नेटिक मोमेंट इनकी वाइब्रेट करने लगेगी, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की लेंजेविन थ्योरी। अब हम आते हैं अपनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हम लोग स्टडी करते हैं डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स तो हम जानते हैं, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, बहुत तगड़े मैग्नेट बन जाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उनकी डायरेक्शन होती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हर एटम तो मैग्नेट है ही, लेकिन यहां पर पूरा जो सैंपल होता है ना, मटेरियल का पूरा जो सैंपल होता है, ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सैंपल है, छोटा सा पीस है, उसके अंदर छोटे छोटे एरिया होते हैं, एरिया जिसे कहते हैं डोमेन्स। ऐसे छोटे छोटे एरिया होंगे, ऐसे इस तरीके से, और इन सभी छोटे एरिया को हम कहते हैं डोमेन्स, इन्हें कहते हैं डोमेन। और डोमेन की खास बात यह है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है तो दूसरी की भी इस तरफ होगी, तीसरी की भी इस तरफ होगी। यानी इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम कह सकते हैं इस तरफ होगी, एक डायरेक्शन होगी डोमेन के अंदर। लेकिन यहां पर एक दूसरा डोमेन है, और डोमेन बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं।
मटेरियल के अंदर बात करते हैं लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर छोटे छोटे एरिया होते हैं जो हम डोमेन्स कहते हैं। तो एक डोमेन के अंदर सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक तरफ, दूसरे डोमेन में दूसरी तरफ, तीसरे डोमेन में दूसरी डायरेक्शन होगी, कोई और डायरेक्शन होगी, इसके अंदर कोई और डायरेक्शन होगी इस तरीके से, और इसके अंदर हो सकता है इस तरीके से डायरेक्शन हो। ठीक है, तो ऐसे डोमेन्स में हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बटा होता है। डोमेन्स बहुत छोटे एरिया होते हैं, एक छोटे एरिया के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन एक होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अब भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमारे मटेरियल की 0 है। हर छोटे डोमेन के अंदर सभी एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइंड है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी टोटल मटेरियल अभी भी हमारा अनमैग्नेटाइज्ड है, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा। लेकिन जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और खासकर जब वीक फील्ड होगी, अगर वीक फील्ड में रखेंगे तो हम कह सकते हैं इन वीक फील्ड, तो क्या होता है कि ये जो डोमेन्स हैं, कुछ डोमेन्स बड़े साइज के हो जाएंगे। मान लो ये जो डोमेन था, ये डोमेन इधर, ये ऐसे ऐसे और इधर ऐसे, तो हो सकता है ये सारे डोमेन इस तरीके से, ये सारे डोमेन एक डायरेक्शन में हो जाएं, इन सब की डायरेक्शन एक हो जाए, लेकिन दूसरे की अब भी इस तरीके से होगी। थोड़ा सा नीचे लेते हैं ऐसे, कोई और डायरेक्शन ले लेते हैं ऐसे, तो डोमेन का साइज बढ़ गया। ठीक है, डोमेन का साइज बढ़ गया जब हमारी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे, तो जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे तो पूरे सैंपल की जितने भी डोमेन्स है सबकी डायरेक्शन एक हो जाती है। ऐसे सभी डोमेन्स मिल जाते हैं, उनकी बाउंड्री खत्म हो जाती है इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे डोमेन की थ्योरी से हम लोग अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सभी डोमेन्स ज्वाइन हो जाएंगे, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एक हो जाएगी। क्लियर? इसके लिए हम कह सकते हैं, जो क्यूरीज लॉ है इसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C बाई T माइनस TC। TC है क्यूरीज टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जब हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, एक कमजोर मैग्नेटिक मटेरियल रह जाएगा, ये वो टेम्परेचर है। और ये T टेम्परेचर प्रेजेंट का टेम्परेचर है, जो हमारे मटेरियल का टेम्परेचर है। ठीक है, अगर ये हमारा, या देख रहे हो कि T जो है TC से बड़ा होगा तो ससेप्टिबिलिटी काफी कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने पढ़ी डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक और स्पेशल मटेरियल, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करती है, और ये याद रखती है, एक तरीके से अपनी मैग्नेटाइजेशन हिस्ट्री को याद रखती है। समझ रहे हो भाई, कैसे मैग्नेटाइज किया हुआ है वो इसकी मेमोरी में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मेमोराइज रखती है कि इसको मैग्नेटाइज किया गया है। मेमोराइज मतलब ये अपनी मैग्नेटिज्म बनाए रखती है। अगर इसको मैग्नेट बनाया जाए तो अपनी मैग्नेटिज्म को याद रखती है, बचा के रखती है। ठीक है, जब तक कि कोई और मैग्नेटिक फील्ड इस पे असर ना करे। तो हम स्टडी करेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसी लोहे के टुकड़े को, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम धीरे धीरे मैग्नेटाइज करेंगे। तो ये हमारा कोई लोहे का टुकड़ा है, और इसको मैग्नेटाइज करने के लिए इसको मैंने ऐसे सोलेनॉइड से लपेट दिया है, इसके ऊपर वायर लपेट दिया है ऐसे करके, और इसको मैंने जोड़ा है एक बैटरी के साथ। थोड़ा और अच्छा दे देते हैं, इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है।
ये हमारी बैटरी है और ये हमारी की है, और हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, यानी करंट को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं कि कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाई, कितनी ताकत आपने लगाई मैग्नेट बनाने के लिए, और कितना अच्छा मैग्नेट बना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना बढ़िया मैग्नेट बना। ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेट बनाने के लिए आपने ताकत लगाई, ये वो है, और ये है कितना अच्छा मैग्नेट बना। ठीक है, तो अगर हम इसको स्विच ऑन करके धीरे धीरे करंट को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम ये देखते हैं, हम मतलब इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम लोग एच को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एच होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो एन को तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हम तो करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा, तो हम देखेंगे कि बी हमारे इस एम पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एच को इंक्रीज करते हो, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाता है, ऐसे नॉन लीनियरली बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि सैचुरेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा समझने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर जाओ। ठीक है, हर एटम को इलेक्ट्रॉन एक छोटा मैग्नेट मानो, और सबकी मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड थी। जब करंट नहीं भेजा था तो क्या था, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड थी। किसी की मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ थी, किसी की इस तरफ थी, किसी की इस तरफ थी, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 थी। लेकिन जैसे जैसे आपने करंट भेजना शुरू किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, तो सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आना शुरू होगी। सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आना शुरू होगी तो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, और जब पूरी तरीके से सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आ जाएगी तो m जो है मैक्सिमम हो जाएगा। और जब मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप करंट को बढ़ाते जाओगे तो m पर क्या असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी एक डायरेक्शन में हो चुकी हैं। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग करंट को बढ़ाते जाओगे, स्ट्रॉन्ग करते जाओगे करंट को, तो m आगे बढ़ने वाला नहीं है, सैचुरेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस लाइन को ऐसे बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करंट को डिक्रीज करना शुरू करेंगे। जब हम डिक्रीज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब इसका वो रास्ता नहीं होता है जिस रास्ते पे हम गए थे। यानी कि जब आपने करंट को जीरो कर दिया, जब करंट को जीरो कर दिया, उस समय भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रहेगी। मतलब आपने जीरो से शुरू की थी मैग्नेटाइजेशन, लेकिन जब करंट को जीरो कर दिया है तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बची हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये हिस्सा आपने करंट जीरो कर दिया, लेकिन अब भी आपका मटेरियल कुछ मैग्नेटाइज्ड रह गया। यानी इसने याद रखा कि इसको कितना बड़ा मैग्नेट बनाया गया है। ठीक है, अब आपने करंट को जीरो कर दिया, अब अपनी रॉड को निकाल लोगे तो आप पाओगे कि वो एक छोटा सा मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप करंट को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करोगे, यानी कि अब इसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर दोगे, तो ऐसे कर दो। अगर आपने टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, यानी जहां पर नॉर्थ पोल बन रहा था अब वो साउथ पोल बनना शुरू होगा, तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन कम होती जाती है, और करंट की एक वैल्यू पर जितना भी मैग्नेटाइजेशन हुआ था, जितना भी वो मैग्नेट बना था, अब वो मैग्नेटिज्म इसकी खत्म हो जाती है। अब वो मैग्नेट नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर करंट बढ़ाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी पहले जो नॉर्थ पोल था ना, अब वो धीरे धीरे साउथ पोल बनना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट पर सैचुरेट भी हो जाएगा। उसके बाद करंट जैसे जैसे हम नेगेटिव करेंगे
करंट की एक वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि साउथ पोल मैक्सिमम बन जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगी। तो इस पॉइंट में सैचुरेट हो गए। अब वापस चल पड़ो, क्योंकि इसके बाद तो कुछ रास्ता ही नहीं है, इसके बाद तो सैचुरेशन ही रहेगी, मैक्सिमम हो चुकी है मैग्नेटाइजेशन, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में लाइन हो चुकी है। अब फिर से करंट को आप पहले आप मैक्सिमम नेगेटिव हो चुके हैं ना, अब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में यानी धीरे धीरे जीरो की तरफ लेके जाओगे तो आप ये पाओगे कि अब भी थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, जब करंट जीरो हो जाएगा तब भी हमारा थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड मिलेगा। और उसके बाद फिर से करंट को बढ़ाना शुरू करोगे तो आप वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और फिर से आगे बढ़ाओगे तो सैचुरेशन ही मिलेगा, मैग्नेटिज्म नहीं बढ़ेगा। और फिर से अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे तो अब हम उसी रास्ते पर दौड़ते रहेंगे। शुरुआत तुमने यहां से करी थी, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखते टाइम कितना रह गया। तो मेरे ख्याल से टाइम लगभग ऑफ हो गया है ना, अभी कभी भी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो जो बचा हुआ है इसे हम कल फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।